हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पिछली परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी यह आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी तरह की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सामान्य रूप से उपयोगी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप में से कितने क्वेश्चन आप में इनमें से सॉल्व किए हैं। 20 में से आप बताना कि आप कितने क्वेश्चनों को इसमें से सही सही सॉल्व कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में सामान्य रूप से उपयोगी है और सभी पिछली परीक्षाओं के ही लिए हुए क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया हुआ है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग क्या परिवर्तित करता है। तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन ए यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या फिर ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि किसी भी चलते हुए पानी में बहती हुई हवा में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा हम पोटेंशियल एनर्जी हम उसको कहते हैं। जैसे कोई भी स्प्रिंग है या खींचा हुआ गुलेल है या खींचा हुआ धनुष है, खींचे हुए धनुष में जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे जैसे मान ले पानी को डैम में स्टोर किया हुआ है, ऊंचाई पर बांध बनाकर पानी को स्टोर कर लेते हैं। उस पानी के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे ही उस पानी को ढाल पे से नीचे छोड़ा जाता है, वो स्थित ऊर्जा पानी की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और गतिज ऊर्जा में जब पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइन घूमता है, जिससे बिजली का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। ऑप्शन ए जियोमेट्रिक होते हैं यह। ऑप्शन बी तार्किक मूल्य होते हैं। ऑप्शन सी संख्यात्मक मूल्य होते हैं। या फिर ऑप्शन डी यह अंकगणितीय मूल्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह संख्यात्मक मूल्य होते हैं। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एटम दिया हुआ है तो यहाँ पर इनकी जो शेल होती है के एल एम आगे बढ़ती जाती है, तो यही क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनको कहा जाता है। इसके अलावा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिव क्वांटम नंबर होता है और स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो यह क्वांटम नंबर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं जो कि परमाणु की स्थिति को बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें ऑप्शन। जैसे इसमें दिया गया है कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए कार्य की दिशा होती है। ऑप्शन बी कार्य के लिए बल लगाना आवश्यक है। ऑप्शन सी कार्य होने के लिए विस्थापन होना आवश्यक है। ऑप्शन डी कार्य का केवल परिमाण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किसी भी कार्य को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वर्क बराबर मैं बोलूँ क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना बल लग रहा है और बल उस बल से कितना विस्थापन हो रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि वर्क के लिए बल लगाना आवश्यक है, तो जैसे ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसके लिए बल लगाना आवश्यक है, तो बिल्कुल बल लगाना आवश्यक है। कार्य करने के लिए विस्थापन होना आवश्यक है, बिल्कुल विस्थापन होना भी आवश्यक है। कार्य का केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है, तो बिल्कुल सही है कि हमें बताना पड़ता है कि हमने कितना कार्य किया है। जैसे 50 जूल क्या है, 100 जूल क्या है या 500 जूल क्या है, तो ये क्या है, इसका परिमाण है। लेकिन उसकी दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कितना कार्य क्या है, कार्य किस दिशा में, इस दिशा में किया है या इस दिशा में किया है या इस दिशा में किया है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य की दिशा होती है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी प्रक्षेपीय का पथ कैसा होता है। ऑप्शन ए सरल रेखा होता है। ऑप्शन बी परवलय होता है। ऑप्शन सी वृत्तीय होता है। या फिर ऑप्शन डी अति परवलय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी भी प्रक्षेपीय का पथ परवलय होता है, यानी कि यह कुछ इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पौधों में पानी और खनिज का स्थानांतरण कौन सा ऊतक करता है। ऑप्शन ए फ्लोएम करता है। ऑप्शन बी कैम्बियम करता है। ऑप्शन सी जाइलम करता है। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम के द्वारा पौधों में जड़ों से जो पानी को पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, तो वो जाइलम के द्वारा ही पहुंचाया जाता है और इससे खनिज का भी
स्थानांतरण होता है। फ्लोएम और जाइलम दोनों ही ये जटिल होता है, जबकि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वे तीनों क्या है, सरल ऊतक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, उसकी फोकस लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर होगी, या फिर ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फोकल लेंथ बराबर क्या होता है या पावर बराबर क्या होती है। तो पावर बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ, या इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि फोकल लेंथ बराबर होती है 1/, पावर के। तो यहाँ पर पावर कितनी दी हुई है, दो डायोप्टर दी है, और फोकल लेंथ हमसे पूछी गई है। तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई होती है, जबकि ये डायोप्टर में दिया हुआ था। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फोकल लेंथ बराबर होगी 1/, और पावर बराबर दी हुई है 2 डायोप्टर। तो इसको फोकल लेंथ को जब मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और नीचे 2 डायोप्टर, पावर का मान 2 डायोप्टर प्लस में दिया हुआ है। तो जब इसको 2 से मैं काटूंगा तो ये कुछ 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी, और ये प्लस में होगी। अगर फोकल लेंथ प्लस में है तो इसका मतलब वह है उत्तल लेंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन की उत्सर्जन दर कितनी होती है। ऑप्शन ए 3500 मीटर पर सेकेंड होती है, ऑप्शन बी 2000 मीटर पर सेकेंड होती है, ऑप्शन सी 3000 मीटर पर सेकेंड होती है, या फिर ऑप्शन डी 4000 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4000 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूलैंड ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को कब व्यवस्थित किया था। ऑप्शन ए 1865 में किया था, ऑप्शन बी 1860 में किया था, ऑप्शन सी 1864 में किया गया था, या फिर ऑप्शन डी 1864 में किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1864 में न्यूलैंड ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था, जबकि वर्तमान में 118 तत्व मौजूद है, और उनको हेनरी मोजले ने परमाणु के बढ़ते हुए क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा जीव मछली वर्ग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए जेलीफिश नहीं है, ऑप्शन बी डॉग फिश, या फिर ऑप्शन सी सिल्वर फिश, ऑप्शन डी स्टार फिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉग फिश। यह मछली वर्ग से संबंधित है, जबकि जेलीफिश मोलस्का वर्ग से संबंधित है। जैसे ये जेलीफिश है, और सिल्वर फिश है, और स्टार फिश है, इनके आगे फिश तो लगा हुआ है, लेकिन ये फिश के वर्ग में नहीं आते हैं। इनको फॉल्स फिश यानी कि झूठी मछली भी कहा जाता है। तो डॉग फिश यह एक प्रकार की मछली है, जबकि यह तीनों मछली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम है। ऑप्शन ए जल में है, ऑप्शन बी इस्पात में है, ऑप्शन सी वायु में है, या फिर ऑप्शन डी कांच में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच में वायु का वेग सबसे कम है, जबकि इस्पात में वायु का वेग सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें उसकी परमाणु क्रमांक का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें उसके परमाणु क्रमांक का पता होगा तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 और 8 होगा, ऑप्शन बी 2 8 3 होगा, ऑप्शन सी 2 8 4 होगा, या फिर ऑप्शन डी 2 6 7 होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 13 होता है। तो 13 परमाणु क्रमांक को हम इस तरीके से लिखते हैं, शुरू वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 8 10 और 3 13, तो 2 8 3, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम एल्यूमिनियम का इस प्रकार से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि क्या है। ऑप्शन ए अस्थिर आपूर्ति, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रदूषण, ऑप्शन सी उच्च अपशिष्ट निपटान, या फिर ऑप्शन डी उच्च परिचालन लागत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थिर आपूर्ति। जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनसे प्रदूषण तो होता नहीं है, उनकी उच्च अपशिष्ट निपटान लागत भी नहीं होती, ये भी नहीं होता।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि जैसे पानी से बिजली बन रही है तो उससे कुछ भी जो है प्रदूषण नहीं होने वाला है। हवा से अगर बिजली बननी है तो उससे भी कुछ प्रदूषण नहीं होने वाला। तो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है उनसे प्रदूषण नहीं होता है, जबकि इनकी अस्थिर आपूर्ति ही इनके लिए होने वाली एक हानि है। जैसे मान लीजिए सोलर प्लेट है, अगर बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो सोलर प्लेट उस टाइम पे काम नहीं करेगी, यानी कि जब उसको सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो काम ही नहीं करेगी, इसलिए यह अस्थिर आपूर्ति में आ जाएगा। जैसे कोई हवा हवा से बनने वाली बिजली है, यानी कि वो टरबाइन को घुमा रही है लेकिन हवा ही ना चले या हवा इतनी तेज चले जिससे वो टरबाइन को नुकसान पहुंचा दे, तो ये सब क्या है, इसके अंदर अस्थिर आपूर्ति के अंदर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, इनकी अस्थिर आपूर्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से एक विद्युत रोधी नहीं है। तो ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी एबोनाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम। नाइक्रोम विद्युत का जो है कुछ सुचालक होता है। जो भी हीटर के तार होते हैं वो नाइक्रोम के ही बने हुए होते हैं, जबकि कागज, हीरा, एबोनाइट इनमें विद्युत ऊर्जा प्रभावित नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संवेग की गणना निम्न में से किस समीकरण द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन ए संवेग जो है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन बी संवेग द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है, या फिर ऑप्शन सी संवेग द्रव्यमान गुणा आयतन के बराबर होता है, या फिर ऑप्शन डी संवेग द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग जो होता है, यानी कि जो जो ये मोमेंटम होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, यह मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी कि जिस वस्तु का भार जितना ज़्यादा होगा और उसका वेग जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु को रोकना उतना ही मुश्किल होगा। यानी कि किसी वस्तु का अगर संवेग ज़्यादा है तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसका भार भी ज़्यादा होगा और वो वेग भी उसका ज़्यादा होगा। जैसे ट्रक की अपेक्षा अगर कार में ब्रेक मारा जाए तो ट्रक जल्दी ही, उसका ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इसलिए उसको रोकने में ज़्यादा फोर्स मोमेंटम की उसमें ज़्यादा ही मोमेंटम होगा, उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी संवेग जो है वो द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी तत्व की आयनीकरण शक्ति को प्रभावित करने वाला निम्न में से एक कारक है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन है, ऑप्शन बी परमाणु आकार है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता है, या फिर ऑप्शन डी विद्युत ऋणात्मकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, इसका परमाणु आकार, यानी कि परमाणु आकार जितना बढ़ा हुआ होगा उसकी जो है आयनीकरण विभव शक्ति को उतना ही वह प्रभावित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा किस, जब यांत्रिक ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा। ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा, या फिर ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए जैसे मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, यह है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग से ही यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब यांत्रिक ऊर्जा में से स्थित ऊर्जा को माइनस किया जाएगा, यानी कि इस मैकेनिकल एनर्जी में से जब इसको, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में से जब माइनस हम पोटेंशियल एनर्जी को करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी, गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी लोहा, या फिर ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो देखिए कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी होता है, आयोडीन का प्रतीक चिन्ह आई होता है, और लोहे का प्रतीक चिन्ह एफ होता है यानी फेरस, जबकि फ्लोरीन का एफ होता है। तो इसमें देख रहे हैं हम कि एफ ई यानी कि लोहे में प्रतीक चिन्ह 2 आ रहे हैं, यानी कि 2 अक्षर हो रहे हैं, इसके अंदर 2 अक्षर है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है, इसका जो है वो 53 है, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है और फ्लोरीन का 9 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहे के प्रतीक चिन्ह में 2 अक्षर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, किस कोण से फेंकने पर वस्तु सर्वाधिक प्रक्षेपीय दूरी
प्राप्त करेगी या तय करेगी? ऑप्शन ए 90 डिग्री पर, ऑप्शन बी 45 डिग्री पर, ऑप्शन सी 60 डिग्री पर, या फिर ऑप्शन डी 30 डिग्री पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि जब भी कोई वस्तु, जैसे यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, इसको हम इस तरीके से प्रक्षेपीय गति से फेंक रहे हैं तो यह 90 डिग्री पर अपनी सबसे अधिक ऊंचाई पर होगी। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री पर ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होगी। यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर अगर बना तो यह वस्तु सबसे अधिक दूरी पर जाकर गिरेगी, यानी कि यह सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट में होता है, ऑप्शन बी थैलोफाइट में होता है, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म में होता है, या फिर ऑप्शन डी टेरिडोफाइट में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म में परागण जो है वो होता है। जबकि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा यह क्रिप्टोगैमी वर्ग में आते हैं, यानी कि इनमें फल पुष्प वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं और इनमें जड़ें भी असत्य होती है। इनका यह पौधे जो है अलग अलग भागों में भी बटे हुए नहीं हो, यानी कि ये अनडेवलप होते हैं, जबकि इनमें फल फूल वगैरह सब आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बल्ब कहा जाता है, ऑप्शन बी सेल कहा जाता है, ऑप्शन सी बैटरी कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी स्विच कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक सेल को जब आपस में जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो उस सेल के जो समूह बनता है उसी को बैटरी कहा जाता है। अगर कोई सिंगल सेल है तो उसको सेल ही कहेंगे, लेकिन अगर उन सेल को क्रम में जोड़ दिया जाए तो वह एक बैटरी बन जाएगी। सेल के समूह को ही बैटरी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे और आप में से इन क्वेश्चन के आंसर भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपने इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी वीडियो डाउनलोड वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।